नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। सभी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को देखने वाले तमाम दर्शकों से कहेंगे कि अगले कुछ मिनटों तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये खबर जो है आपके दिमाग की नसें हिलाने वाला है। जी शिव जी। चूंकि अब संतोष सर ने जब कह दिया दिमाग की नसें हिलेंगी तो खबर भी ऐसी है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देंगे या फिर हाई कोर्ट के जरिए उनका पद चला जाएगा, यानी संसद सदस्यता खतरे में दिख रही है। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने अब सभी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और इन सबूतों को लेकर हम 4 अगस्त को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करेंगे और चुनाव आयोग के समक्ष वो सभी दस्तावेज रखेंगे जो हमने ढूंढ लिए हैं, जो हमने तलाश लिए हैं, जो हमने इकट्ठे किए हैं। अब चुनाव आयोग परेशान है, चुनाव आयोग के अधिकारी परेशान है। 3 दिन तो घमासान मचा रहेगा। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, हालांकि इस पर चुनाव आयोग ने तत्काल ये कहा कि इस तरीके की रूमर पर ध्यान ना दें। ये लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं और अफवाहें कभी भरोसेमंद नहीं होती हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग कभी बोलता नहीं वो ये तो कहने पर अब आमादा है कि ये अफवाहें हैं। तो फिर सच क्या है चुनाव आयोग को बता देना चाहिए। असलियत क्या है ये चुनाव आयोग बताए। अब चुनाव आयोग लगातार कटघरे में, बिहार में आज सुप्रीम कोर्ट के बार बार उठा पटक सब कुछ के बाद आज लिस्ट जारी हो गई है। देर शाम वेबसाइट पर भी अपडेट हो गई। कई जगह कहीं से 1.5 लाख वोट कटने की बात है, कहीं से 1 लाख कटने की बात है, कहीं 2 लाख कटने की बात है। अब सब जब तहकीकात हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा टोटल बिहार में कितने वोट कटे। लेकिन अभी हम बातचीत कर रहे हैं राहुल गांधी की उन सबूतों की जिनसे हडकंप मचा हुआ है। अगर वो सभी सबूत इकट्ठे और सही निकले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बवाल मच जाएगा। जो परिणाम आए थे बिहार के एसआईआर के बाद ये तय हो जाएगा कि 2-2 लाख वोट कटे तो फिर कहीं 30,000 से जीते हैं सदस्य बीजेपी के या विपक्ष के, तो वो कैसे जीत उनकी मानी जाएगी। जब वोट खत्म हो जाएंगे, वोट कट जाएंगे, तो उनको कटे हुए वोट किसके वोट निकाले जाएंगे। तो सवाल तो खड़ा कर दिया चुनाव आयोग ने। इसी को लेकर अगर कोई चला जाता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो फिर फंसेगा, चुनाव आयोग भी फंसेगा और जीते हुए सांसद भी फंसेंगे। तो संतोष सर, कैसे है ये राहुल गांधी के सबूतों का मसला और कैसे प्रधानमंत्री की संसद सदस्यता खतरे में पड़ती दिखती दिखती नजर आ रही है। देखिए दोनों तीनों चीजों पे मैंने कहा कि वाकई लोगों के लिए बड़ी चौंकने वाली बात होगी। याद दिला दूं कि इंदिरा गांधी की संसद सदस्यता को रद्द क्यों किया गया था। जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगा था कि एक व्यक्ति ने चुनावी प्रक्रिया में उतर गए और सरकारी नौकरी छोड़ी नहीं। वो कह रहे थे कि मैंने पहले छोड़ दी, लेकिन अदालत ने दोषी करार दिया, उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई और उसके बाद आपातकाल और ये सारी चीजें हम लोगों को पता है। अब प्रधानमंत्री साहब के लिए क्या दिक्कत है? देखिए तीनों तीन चार चीजें जो अलग अलग है लेकिन जुड़े हुए एक साथ है। प्रधानमंत्री क्या करते हैं और चुनाव आयोग कैसे तय करता है? चुनावी कार्यक्रम तय किए जाते हैं। अब बड़ा दिलचस्प देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों को उत्तर प्रदेश की भाषा में ही समझाता हूँ कि जिस दिन गाजियाबाद, मेरठ, मथुरा, आगरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पे मतदान हो रहा होता है, प्रधानमंत्री पूर्वांचल में रैली संबोधित कर रहे होते हैं, लेकिन होता नहीं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चल रहा होता है। जिस दिन पूर्वांचल में चुनाव होगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या देश के अन्य किसी राज्य में संबोधित करते हुए आते हैं। और ये जो मामला है, जब चुनाव चल रहा था महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल दोनों में, और वहां बाकायदा रेलवे का एक कार्यक्रम था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको संबोधित किया और वो कांग्रेस उसको कह रही है कि ये तो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। सीधे सीधे जो है वो सीधे सीधे मतदाताओं को प्रलोभन देने का मामला है। और इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है, वो कह रहे हैं कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील करेंगे। और ये पूरा मामला जरा मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ, बड़ा दिलचस्प मामला है। थोड़ा सा सुनेंगे तो बड़ा गजब लगेगा कि 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे पीयूष गोयल। सोलापुर जिले के सांगोला निर्वाचन क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के सांगोला से शालीमार तक किसान रेल की 100वीं ट्रेन का उद्घाटन किया। और चूंकि 100वीं ट्रेन नाम था तो एक बड़ा कार्यक्रम था। और उस समय महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे थे और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। और टेलीविजन के माध्यम से दोनों जगह लाइव दिखाया गया। तो आपने दोनों जगह के मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम किया। अब अगर कांग्रेस पार्टी जो है इसको लेकर जाएगी, उन्होंने शिकायत की, कहा गया कि हम इसमें क्या करें, स्थानीय अधिकारियों ने कहा, बाद में रेलवे को एक नोटिस जारी कर दिया गया क्योंकि रेलवे जो था वो आयोजन करता था। लेकिन अगर ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। और जो राहुल गांधी ने सबूत की बात कही शिवजी, मैं उसको लेकर आगे आऊंगा। लेकिन बिहार का जिक्र आपने किया एसआईआर का, ये भी बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। हम अपनी स्टोरी में आंकड़ों और तथ्यों के साथ लोगों को सच बताने की कोशिश करते हैं। 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने की बात कही जा रही है। दोबारा दोहरा देता हूँ, 65 लाख लोगों के नाम काटे जाने की बात कही जा रही है। और एवरेज अगर लगाया जाए तो 26 से 27 हजार हर विधानसभा में पड़ जाता है। 243 सदस्यीय विधानसभा है। अब 26-27 हजार वोट अगर हर विधानसभा में लगभग लगभग कट रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि किन के वोट काटे जा रहे हैं। अच्छा, इसको और समझा देता हूं। 2020 का विधानसभा चुनाव, 189 विधानसभा सीटें ऐसी थी शिव जी, 243 कुल था, उसमें से 189 विधानसभा सीटें ऐसी थी जिसमें जीत हार का अंतर इससे कम रहा। यानी जितने वोट काटे जा रहे हैं उससे कम का जीत हार का अंतर रहा। और कई विधानसभा तो ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर महज कुछ हजार या महज कुछ सौ पर जाकर टिक गया था। और इससे भी एक दिलचस्प मामला बता देता हूं, पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटें, एनडीए गठबंधन ने 125 सीटें जीती। विपक्षी महागठबंधन उस समय था, उसने 110 सीटें जीती। लेकिन दोनों गठबंधन के बीच में वोट प्रतिशत का जो अंतर था 0.03। इस तरह का चुनाव किसी ने देखा नहीं होगा, 0.03। और पूरे 243 विधानसभा सीटों में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, पूरे 243 विधानसभा सीटों में अगर मतों को आप जोड़ ले तो एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच में 11,100 कुछ वोटों का अंतर था। यानी पूरे बिहार में 11,000 कुछ सौ वोट ज्यादा लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी यादव को विपक्ष में बैठना पड़ा। और उस बिहार में जहां जीत हार का कुल अंतर 11,000 कुछ सौ था, उस बिहार में 65 लाख वोट काटे जा रहे हैं। तो किसको जिताने की तैयारी? अच्छा, एक सवाल बार बार उठता था शिव जी, मैं इसको बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा ले रहा हूं दर्शकों को बताने के लिए। बीजेपी क्या कहती थी कि यार जहां आप हार जाते हो यूपी में, महाराष्ट्र में, तो आप कहते हो कि ईवीएम में गड़बड़ी है या चुनाव आयोग गड़बड़ कर रहा है। जहां आप जीतते हो हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, झारखंड में, वहां आप कुछ क्यों नहीं कहते हो? देखिए, वोटों की जो गड़बड़ी होती है ना, पूरे राज्य में नहीं हो सकती। बीजेपी का अपना वोट बैंक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी बूथ स्तर पर बहुत स्ट्रांग है, इसके लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी, जो आमतौर पर दूसरे राजनीतिक दल अब जग रहे हैं कि बूथ स्तर पे तो उनको पता होता है कि इस बूथ में ये क्रमांक में इतने वोटर है, 500 ये हमारे वोटर नहीं है। उनको ये पता जी। होता है कि दूसरे बूथ पे इतने वोटर है, वो हमारे वोटर नहीं है। उसी में तो खेल करना हो भाई। 30 से 35% सीटें वो जीत रहे होते हैं। मैं अगर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की बात ही 403 की अगर बात कर लीजिए तो उसमें 150 155 सीटें ऐसी होती है जो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी मेहनत करके जीत जाती है। खेल कहाँ होता है? जो अगले 100 सवा सौ सीट होते हैं, उसी खेल को, उसी चोरी को राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। महाराष्ट्र में विधान लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में कैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी। बिहार में लोकसभा चुनाव में सारे वैलिड वोटर थे, विधानसभा चुनाव आए तो 65 लाख काटने की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक में विधानसभा कांग्रेस को जिता दी, लेकिन लोकसभा चुनाव में खेल कर दिया, तो लोकसभा चुनाव का वो सैंपल साइज जो है राहुल गांधी ने इकट्ठा किया। अब चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त वो निश्चिंत क्यों रहते थे कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनको लगा कि हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। आज जो राहुल गांधी ने कह दिया, उसको चुनाव आयोग को सफाई क्यों देनी पड़ी? क्योंकि आज राहुल गांधी ने कह दिया कि भाई साहब आप रिटायर भी हो जाओगे ना, ज्ञानेश कुमार जी, और एक जो आपके पुराने वाले राजीव राजीव कुमार जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर होने के बाद भी आपको घर से पकड़ के लाया जाएगा, कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, और जो लोकतंत्र को खत्म करने का जो आपने पाप किया है, उसकी सजा आपको दी जाएगी। बस यहीं से चुनाव आयोग घबरा गया है, ज्ञानेश कुमार घबरा गए हैं। पता लगे रिटायरमेंट के बाद वो सुख सुविधा का लुत्फ उठाने की बात कर रहे होंगे। राजीव कुमार साहब तो कह रहे थे कि पहाड़ पे चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ गए, मुझे पता नहीं। लेकिन अब उनको डर लगने लग गया कि यार ये तो रिटायर होने के बाद भी कभी भी आ जाएगा, 10 साल बाद भी आएगा तो भी हमें खोजबीन करेगा कि ढूंढ के लाओ राजीव कुमार कहाँ है, ज्ञानेश कुमार कहाँ है, कोई आयोग बना देगा।
वो आयोग जांच करेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के रहते हुए, चुनाव आयुक्त के रहते हुए इन लोगों ने क्या-क्या गड़बड़ियाँ की। तो ज़ाहिर-सी बात है कि सारी सुख-सुविधा निकल जाएगी, पेंशन रुक जाएगा, कई तरह की दिक्कतें खड़ी हो जाएँगी। इसलिए चुनाव आयोग घबरा रहा है कि सिर्फ राहुल गांधी ने चोरी ही नहीं पकड़ी, बल्कि ये कह दिया कि जब हम आएँगे और जब भी आएँगे, आपको घर से खींच कर लाएँगे और तब आपसे सवाल पूछेंगे कि आपने लोकतंत्र की हत्या क्यों की, वोटों की चोरी क्यों की, चुनावी प्रक्रिया को नुकसान क्यों पहुँचाया, नरेंद्र मोदी को चुनाव जितवाने में मदद क्यों करते रहे आप? जी, जी। संतोष सर, बात यहीं पे नहीं रुकती है, बात यहाँ पे रुकती है कि आखिर ये सब जब जांच होगी, ये सब प्रक्रियाएं सामने आएंगी तो अधिकारी फंसेंगे। अधिकारी फंसेंगे, सच सामने आएगा। और सच सामने आया तो ये आएगा सामने, जैसे मान लीजिए बिहार की बात करें या कर्नाटक की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें। महाराष्ट्र में बताया गया कि देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा में 8% मतदाता बढ़े। चुनाव आयोग का ये वेरिफिकेशन का एक रूल है कि जब 4% से ज्यादा मतदाता किसी विधानसभा में बढ़ेंगे तो उसे वेरीफाइड कराया जाएगा। तो क्या वेरीफाइड कराए गए वो 8% मतदाता? ये कोई सबूत नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज करो छपरा लोकसभा सीट है, छपरा लोकसभा सीट पर सारण कही जाती है, सारण लोकसभा सीट, छपरा का तो नाम बदल दिया गया है। सारण लोकसभा सीट पर राजीव प्रताप रूडी सांसद चुने गए, कोई XYZ विपक्ष का हारा। अगर वो 50,000 से हारा है और वहां 2 लाख वोट काटे गए हैं तो किसे जीता हुआ माना जाएगा? मैं बड़ा भ्रम में पड़ गया हूं। ऐसे ही एक और जिला है जिसकी चर्चा है, जहां 1.5 लाख वोट कटे हैं, वहां सांसद 45-50,000 से जीता है। तो आखिर ये आंकड़े जब बदले जाएंगे तो किसे हारा हुआ माना जाएगा, किसे जीता हुआ माना जाएगा? और ये नहीं है, ये भी कहा गया है कि ये चीज यही नहीं रुकेगी, ये आएगी कहां? ये आएगी यूपी में भी। और जब यूपी में आएगी तो फिर इसका मामला तय होगा। अब आप बताओ, राजीव प्रताप रूडी जी को मिले 4,71,752 वोट और रोहिणी आचार्य जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है, उन्हें मिले 4,58,361 मत। यानी जो हार जीत का आंकड़ा है वो 13,661 मतों का है और वहां वोट कटने की चर्चा है वो 2 लाख है। तो किसकी संसद सदस्यता बचेगी? क्या इस पर कुछ रहेगा? तो क्या इसी तरीके से राहुल गांधी ने पूरी तरीके से प्रधानमंत्री या जो भी संसदीय निर्वाचन जिनका हुआ है, संसद बने, वो सब फंस चुके हैं? आपने शिव जी बड़ी दिलचस्प आपने आंकड़ों के साथ समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की पोल खोली। अब सवाल ये है कि जब चुनाव हुए लोकसभा के, तो सारे मतदाता वैलिड थे। अब आप 65 लाख हटा रहे हैं, तो आप ये मान रहे हैं कि मतदाता इसमें कुछ की मृत्यु हो गई, बाकी इधर-उधर हो गए। आप ये मान रहे हैं, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, कि अवैध है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, पता नहीं क्या-क्या भारतीय जनता पार्टी कहती रहती है। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है क्योंकि फँस जाएँगे सुप्रीम कोर्ट में जाके। तब तो उन सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि भाई मैं इन अवैध मतों के आधार पर जीत कर आया हूँ, मैं अपनी सांसदी से इस्तीफा देता हूँ, चुनाव आयोग ये 65 लाख नाम काटे और विधानसभा के चुनाव से पहले लोकसभा का चुनाव कराए, मैं दोबारा जीत कर आऊँगा ताकि मैं डंके की चोट पर कह सकूँ कि नहीं चुनाव आयोग ने नाम काट के सही, नहीं ये करेंगे। सामने सारण लोकसभा सीट का ये परिणाम है आपके समक्ष में, कोई हाँ, हवा में काम नहीं करता। हाँ, बिल्कुल। तो ये हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में कि वो इस्तीफा दें। लोकसभा जीते तो बहुत बम-बम हो गया और लोकसभा अगर बिहार ने साथ ना दिया होता और ये तब आ जाते 230 और 232 पे, तो फिर प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाते। यही सबसे बड़ी समस्या है। दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि आप सोचिए, कर्नाटक से लोकसभा चुनाव का नतीजा आना, जिस पे राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं। उड़ीसा में तो गजब ही कर दिया, जिस पे नवीन पटनायक सवाल उठा रहे हैं। अब नवीन पटनायक आप चलिए राहुल गांधी की कई मामलों में आप आलोचना कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है। नवीन पटनायक की तो बहुत तारीफ करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। वो बीजू जनता दल भी कह रहा है कि उड़ीसा में गड़बड़ी करके लोकसभा चुनाव जीते हैं। तो जो पूरा खेल लोकसभा चुनाव का था वो 10 से 15 सीटों का था। 240 की बजाय अगर ये 225 पे आ गए होते, तो तीसरी बार इनकी सरकार नहीं बनती। वो 15-20 सीटें इन्होंने निकाली, चाहे वो उड़ीसा से निकाली, चाहे वो कर्नाटक से निकाली और ज़्यादा खोजबीन अगर कांग्रेस करेंगे, तो कांग्रेसी करेंगे तो देश के कई अन्य राज्यों में भी निकलेगा। और राहुल गांधी चूँकि समस्या बता चुके हैं कि प्रिंट फॉर्मेट में, कागज के फॉर्मेट में चुनाव आयोग उनको वोटर लिस्ट उपलब्ध नहीं करवा रहा है। तो 6 महीने लग गए कर्नाटक का जो सैंपल था
6 महीने लग गए कि उसको डिजिटल फॉर्मेट पे उन्होंने ट्रांसफर किया और उसके बाद एक-एक नाम को वेरीफाई किया उन्होंने अलग-अलग कंस्टिट्यूएंसी के हिसाब से। अगर चुनाव आयोग इसको पेपर फॉर्मेट में दे देता, उसको डिजिटल फॉर्मेट में दे देता, जिस फॉर्मेट में भी विपक्षी राजनीति अल्टीमेटली चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम अंपायर का काम है, वो खिलाड़ी नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, देश का सबसे बड़ा विपक्षी राजनीतिक दल आपकी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, उनको कहना चाहिए कि बताइए आपको क्या कागज चाहिए, कौन से वोटर लिस्ट चाहिए, 24 घंटे के अंदर वो देना चाहिए। नहीं, आप कभी सूत्रों के हवाले से खबर चलाते हो, कभी बयान जारी करके खबर चलाते हो। आप राहुल गांधी को झूठा गलत साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हो। आप विपक्षी राजनीतिक दलों को गलत साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अब चुनाव आयोग के नेताओं की तरह भाषण देने लगे, नेताओं की तरह बयानबाजी करने लगे कि हमारे अधिकारियों को डराने और धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल गांधी ने क्या किसी चुनाव आयोग के निष्पक्ष अधिकारी को डराया धमकाया है? उन्होंने कहा कि जो वोटों की चोरी के लिए जिम्मेदार है उनको रिटायरमेंट के बाद पकड़ के लाया जाए। अब वो कहते हैं ना, एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि हम चोर नहीं कह रहे हैं, वो राहुल गांधी की भाषा है, लेकिन लोकतंत्र को तो इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार तक ही नहीं, आप चुनाव आयोग ने तो कह दिया कि पूरे देश में लागू करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत हार का अंतर क्या रहा? पश्चिम बंगाल में चुनावी जीत हार का अंतर क्या रहा? देश के कई अन्य राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीते, हिमाचल प्रदेश में जीत हार का अंतर क्या रहा है? पंजाब में जीत हार का अंतर क्या रहा है? हरियाणा में मैं जीत हार का अंतर दर्शकों क्या रहा है? मैं दर्शकों को कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूँ, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। ओपन एंड शट है, नो क्वेश्चन। हमें मध्य प्रदेश में सस्पेशन था, लोकसभा में सस्पेशन था, महाराष्ट्र में वो थोड़ा आगे गया, स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहाँ पे चोरी हुई है। वोटर रजिस्ट्रेशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे, और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान। वो ये कह रहे हैं कि घर से भी खींच लिए जाएंगे अधिकारी। अब इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा संतोष सर? क्योंकि उसमें कई वीडियो दिखाना बड़ा हम लोगों के लिए, हम छोटे संस्थान हैं, छोटे काम करने वाले लोग हैं, हमारे सामने पता नहीं हमें कौन कब कहां लपेट लेगा, तो मैंने केवल वॉइस सुनवाई। ये एक शिव जी एक बड़ी तकनीकी दिक्कत है। आज आमतौर पर हम इस तरह की बातें करते नहीं है, लेकिन ये बात मैं कांग्रेसियों से करना चाहूंगा, ये बात मैं राहुल गांधी से करना चाहूंगा। वो कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी पर हक किसका है? भाई राहुल गांधी ने एक बयान दिया, बहुत सारे माइक लगे हुए हैं। राहुल गांधी के उस बयान को कांग्रेस पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से ट्वीट भी कर दिया, राहुल गांधी ने भी उसको ट्वीट कर दिया। अब अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पे कोई एक एजेंसी है जो कॉपीराइट का स्ट्राइक डाल देगी। अब ये कांग्रेस को तय कांग्रेस करना नहीं है। आएगी उस समय, कांग्रेस खुल के नहीं साथ नहीं, आएगी कि आपने क्यों दे दिया। हाँ, नहीं, कांग्रेस को ये तय करना है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है उस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक कोई न्यूज एजेंसी क्यों डाल सकती है और कैसे डाल सकती है। और याद है रॉबर्ट वाड्रा साहब ने एनआई को लेकर क्या कहा था, किस तरह से तीखे तल्ख शब्दों में टिप्पणी की थी। कांग्रेसी किस तरह से परेशान है, कांग्रेसी किस तरह से उस एजेंसी से परेशान है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेसी नेता जो है या कांग्रेस पार्टी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाती है जिससे वो यूट्यूब से बात करे और ये कहे कि जो बाइट जो वीडियो हम अपने एक्स अकाउंट पर या अपने यूट्यूब अकाउंट पर शेयर कर रहे हैं उसको कोई भी पत्रकार इस्तेमाल कर सकता है और उस पर किसी का कोई कॉपीराइट नहीं होगा। कांग्रेसी ये कहने को तैयार नहीं है। उनके लोकतंत्र की रक्षा करने की जो उनकी लड़ाई है उसमें हम उनके साथ खड़े, हर तरीके से उनके साथ खड़े, लेकिन क्या वो हमारे साथ खड़े? ये आमतौर पर मैं सवाल उठाता नहीं हूं, लेकिन आपने जिक्र कर दिया तो इसलिए मैंने उठाया। अब आते हैं वाकई इस मुद्दे पे क्या।
अब तक निश्चिंतता क्यों थी? और मैं इसमें तमाम संवैधानिक संस्थाओं को जोड़ लेता हूँ। आज राज्यसभा में एक बड़ा अजीब सा हंगामा हो गया कि राज्यसभा में जो सदन के नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन साहब ने एक चिट्ठी लिख दी कि सीआईएसएफ जो है वो सदन के अंदर क्या कर रहा है। बाद में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू साहब का बयान आया कि सांसदों की मांग पर सीआईएसएफ लगाया गया। पता नहीं किस तरह का बेतुका तर्क देते हैं, आप इसको समझिए। सदन के अंदर मार्शल भी अगर आए तो बिना स्पीकर की परमिशन के नहीं आता है। सदन के अंदर सांसद हंगामा करे, बहुत ज्यादा हंगामा कर दे, तो जाकर मार्शल को बुलाया जाता है सभापति की तरफ से, लोकसभा में स्पीकर की तरफ से। सीआईएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है। आप कह रहे हो कि सांसद अगर हंगामा करेंगे और गलत आचरण करेंगे तो सीआईएसएफ को बुलाया जाएगा। क्या करेंगे? सीआईएसएफ मारेगा, पीटेगा सांसदों को, जैसे दिल्ली पुलिस ने किया था कल छात्रों के साथ, अध्यापकों के साथ प्रोटेस्ट के दौरान। जैसे सभी राज्यों की पुलिस किया करती है जब छात्र नौकरी मांगने जाते हैं, युवा नौकरी मांगने जाते हैं। क्या सदन के अंदर भी इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? खड़गे ने एक तरह से पोल खोल दी है कि संसद के अंदर किस तरह से दबाया जा रहा है, और सदन के अंदर भी विपक्षी राजनीतिक दल के सांसद। कैमरा तो पहले ही आपने हटा दिया। कैमरा विपक्षियों को दिखाता कहाँ है? उनके प्रदर्शन को संसद टीवी का कैमरा दिखाता कहाँ है? पोस्टर उठाते हैं तो उनको दिखाता कहाँ है? बीजेपी वाले बोलते रहते हैं। कैमरा हटा दिया और अब सीआईएसएफ लगा दोगे कि कोई सांसद खुलकर, निश्चित होकर, निडर होकर अपनी बात ना कह पाए। ये बहुत ही गंभीर मसला है। तो राहुल गांधी ने जो मैसेज दे दिया है, जितनी संवैधानिक पद है, मैं कहता हूं कि इसको चुनाव आयोग पे सीमित न रखें। राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर तो है ही नहीं। मोदी सरकार में डिप्टी स्पीकर चुना ही नहीं गया है। मुख्य चुनाव आयोग, देश की अदालतों के जज, इन सबको लेकर कांग्रेस को एक सेल बना के रखना चाहिए, और जो जो लोग लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड बनाकर रखे, और जिस दिन कांग्रेस को मौका मिले सबसे पहला आदेश यही जारी करना चाहिए, एक जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी का गठन करके इन तमाम लोगों के केसेस को उस इंक्वायरी कमेटी को देना चाहिए, और उन सबको, चाहे वो जज रहे हो, चाहे वो अधिकारी रहे हो, चाहे वो चुनाव आयुक्त रहे हो, चाहे वो लोकसभा राज्यसभा के महासचिव रहे हो, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के सभापति रहे हो, स्पीकर रहे हो, उन सबको बुलाकर उनसे पूछे कि आप संविधान की इस हत्या के लिए, लोकतंत्र की इस हत्या के लिए जिम्मेदार है, आपको क्या कहना है? और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक डर नहीं बैठेगा, क्योंकि तमाम संवैधानिक संस्थाओं को कैग कैग का मिसयूज कैसे किया गया था यूपीए सरकार के समय में? इतने हजार करोड़ का घोटाला, इतने हजार करोड़ का घोटाला, अदालत में एक घोटाला नहीं टिक पा रहा है। वही ए राजा जिनको जेल भेजा गया था, कनिमोझी जिनको जेल भेजा गया था, ए राजा अब सभापति का जो पैनल बना हुआ है लोकसभा में, उस पैनल में शामिल होकर लोकसभा स्पीकर के चेयर पर बैठ के सदन चलाते हुए नजर आते हैं। तब भाजपाइयों को शर्म नहीं आती। तो ये सिर्फ चुनाव आयोग का मामला नहीं है, बल्कि ये तमाम संवैधानिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आपने आज देखा होगा और सुन लिया होगा कि बुलंदशहर में जो सियाना वाला मामला था उसमें लोगों को सजा हो गई। आपने देखा होगा कि कल मालेगांव का जो विस्फोट के जो सभी आरोपी थे वो बरी हो गए। सारी संस्थाएं अपनी जगह काम करती हैं, तो एक एटीएस के अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो तब अरेस्ट करने की नौबत कही गई। ये जो चापलूसी का दौर शुरू हुआ, अगर आपसे अरेस्ट करने की बात की गई तो मालेगांव ब्लास्ट को तो बरसों गुजर चुके हैं। इतने दिन आप खामोश क्यों रहे? मीडिया में क्यों नहीं बताया कि हम पर दबाव था गिरफ्तार करने का? मतलब अब सिर्फ यह है कि सत्ता खुद कैसे होगी उस पर काम हो रहा है। कल आपने देखा यूपी में मुख्यमंत्री चाह रहे थे कोई चीफ सेक्रेटरी जिनका कार्यकाल बढ़े, नहीं बढ़ा, तो उन्होंने अपने ही जो 8 वर्ष से अपने प्रमुख सचिव बनाए हुए थे फिर अपर प्रमुख सचिव बना दिए, उन्हें कल चार्ज पकड़ा दिया। तो ये जो खेल चल रहा है, मैं पिछले 11 वर्ष का, आपका बहुत अपना कई वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। 2007 से तो यूपी में ब्यूरोक्रेसी हावी होने शुरू हुई सरकारों। 2012 से 2017 के बीच में कम रही, क्योंकि मुलायम सिंह जी का एक अलग अपना कार्यानुभव था। वो ब्यूरोक्रेसी को उतनी प्राथमिकता नहीं देते थे, क्योंकि मायावती जी पहले अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार की मुखिया बनी थी, और जो शशांक शेखर सिंह ने सरकार चलाई वो अलग तरीके से चलाई। अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से तो बिल्कुल विधायक थाने फोन नहीं कर सकता है। उसका फोन कोई उठेगा कि नहीं उठेगा ये भी कंफर्म नहीं है, क्यों कई बार ये सरकार को कहना पड़ा कि विधायक जी का फोन आए तो विधायक जी करके आप अटेंड करिए।
तो ये सारा खेल जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो संस्थाएं भी सत्ता के, मेरे कहने का तात्पर्य सत्ता के इर्द गिर्द घूम गई कि अगर हमें संवैधानिक संस्था का अध्यक्ष बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो हमें सरकार की समक्ष सरेंडर करना पड़ेगा। आपने देखा 2014 तक विनोद राय जो कैग के सुप्रीमो थे, वो कितने चौड़े थे, और जब सीबीआई उनसे जवाब मांगती रही, अंत में कहा कि मेरी भूल हुई थी, माफी मांग ली। लेकिन जो उनका सम्मान गिरा, जो कांग्रेस की 10 साल भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति लोगों के जेहन में पेश हो गई, क्या वो निकल गई उनकी माफी से? क्या माफी सभी टीवी चैनल ने दिनों रात चलाई ताकि ये संदेश जाए कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं थी? नहीं चली। तो कहीं न कहीं इस सारे पाप में कांग्रेस भी सम्मिलित है, पाठक जी, अगर आप गहराई से देखो तो, और उसी का वो पाप भी भुगत रही है। इसमें हम और आप उसे क्लीन चिट नहीं दे सकते, वो लेना भी नहीं चाहती है। आप देख रहे थे उत्तराखंड में चुनाव हो रहा था, आपस में जूतम तैयार हो रही थी, भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली। अभी पंचायत चुनाव हुए हैं तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, न कांग्रेस मैदान में थी न कहीं थी, कांग्रेस चुनाव जीत गई। जहां प्रयास कर रही थी वहां हार गई और जब उसका कोई कुछ नहीं था तब वो कई जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष उसके बनेंगे। हो नहीं सकता है शिवजी, कल तक के कांग्रेस के जीते हुए जिला पंचायत भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ले और जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा का चुना जाए। नहीं वो भाजपा तो कह देंगे, भाजपा इकट्ठे इकट्ठे साम दाम दंड भेद करके लाएगी और कहेगी ये तो हमारे जीते हुए लोग हैं, और वो अपने टैली को फिर बता देगी कि ये ऐतिहासिक जीत है। जब नहीं, 303 से दो उन्होंने अपने ती- कार्यालय पे बिगुल फूंक दिया कि जीत फूंक दिया। हमारी है। जब हाँ, 303 से 240 पर आ गए और तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच के नरेंद्र मोदी कहते हैं ऐतिहासिक जीत है, किसी के गले उतरता नहीं, लेकिन वो कहते हैं तो कहते हैं। लेकिन जो आपने एक बात कही ना, वही राहुल गांधी भी कहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में ना चीफ मिनिस्टर सिंड्रोम बहुत है। उसका उन्होंने अच्छा नाम दिया हुआ है, सीएम सिंड्रोम। सरकार तो बची नहीं है, लेकिन जो जो भी सीएम रहे हुए हैं, जैसे हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते ही नहीं कि उनके सामने कोई बड़ा बने, छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल चाहते नहीं कि कोई उनके सामने बड़ा बने, राजस्थान में अशोक गहलोत के पास मौका था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी से ऐसा उनका मोह था कि सचिन पायलट को उन्होंने बनने नहीं दिया, जबकि जिताया था सचिन पायलट। तो राहुल गांधी कहते हैं कि सीएम सिंड्रोम है, और बाकी गुजरात की धरती पर जाकर उन्होंने कह ही दिया था कि भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल एजेंट कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं। महत्वपूर्ण चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी पिछड़ जाती है, छोटे मोटे चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आती है। ये दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी के साथ है। लेकिन थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, अधिकारी ऐसा नहीं था कि हर जमाने में अधिकारी बहुत ईमानदार हो। मैं ये कतई नहीं कहता कि पुरानी पीढ़ी अच्छी थी, नई पीढ़ी खराब हो गई। लेकिन उस समय जो अच्छे और खराब अधिकारियों का जो रेशो होता था वो 80-20 का हुआ करता था, 80 और 20 का हुआ करता था। रेशो अभी भी वही था। कुछ लोग तो बिछ गए, जैसे आडवाणी जी कहा करते थे आपातकाल में कि किसी को बैठने को कहा गया, वो लेट गए, तो बिछ गए पूरी तरह से। मुझे याद है 2014 का, मैं जून का एक वाकया बताता हूँ कि एक घोर घनघोर कांग्रेसी आईएएस अधिकारी एक बड़े बीजेपी के मंत्री के यहाँ पहुंचे, पैर छुआ, और वो ये गिराते हुए नजर आ रहे थे कि उनके दादाजी स्वयंसेवक थे, उनके पिताजी स्वयंसेवक थे, वो खुद स्वयंसेवक रहे हुए हैं, और बाकायदा उन्होंने ओटीसी किया, और सब कुछ बताते बताते तो मैंने हल्का सा मजाक में पूछ लिया कि आप तो कह रहे हैं कि स्वयंसेवक और प्रचारक रहे थे, तो शादी तो करते नहीं, तो फिर? तो झेप गए तुरंत। उनको लगा कि नहीं, बोलते बोलते थोड़ा सा ज्यादा बोल गए, और जो बीजेपी के नेता थे, मंत्री थे, वो भी हंसने लगे कि ठीक है, पोल खुल गई। लेकिन जो अधिकारी स्वेच्छा से चले गए। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो स्वेच्छा से नहीं जाते, तो उनके खिलाफ क्या किया जाता है? याद कीजिए, चुनाव आयुक्त, एक चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना पड़ा था ना कार्यकाल के बीच में। याद कीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक गवर्नर को इस्तीफा देना पड़ा था ना कार्यकाल के बीच में। याद कीजिए कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी कुछ दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा था। तो जो भी खड़ा होने की कोशिश करता है, अड़ने की कोशिश करता है, उसकी विदाई हो जाती है। और मैं कह रहा हूं कि यही सबसे खतरनाक बात। कुछ अधिकारी स्वेच्छा से करते हैं, लेकिन जो नहीं करते उनको आप हटा देते हैं, इस्तीफा देना पड़ जाता है। खड़े होने की कोशिश करते हैं तो उनको पद से पता लगता है कि कुर्सी चली गई। तो ये जो साम दाम दंड भेद, और मैंने कहा कि कांग्रेस जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना कार्रवाई करेंगे, राहुल गांधी को एक और चीज थोड़ा सा आगे बढ़ के जाना चाहिए। वो जज जो संविधान के लिए काम कर रहे हैं, वो अधिकारी जो संविधान के लिए काम कर रहे हैं, वो पत्रकार जो संविधान और लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, उन सबकी रक्षा के लिए राहुल गांधी को आगे आना चाहिए। जब तक वो नहीं करेंगे, सिर्फ दूसरी तरफ बंदूक ताने रखने से कोई फायदा नहीं होगा। जो लड़ रहे हैं गिने चुने हम जैसे लोग,
उनके साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो ये फैसला तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर इतनी बुराइयां घर चुकी हैं कि राहुल गांधी भी कहाँ-कहाँ ध्यान देंगे, ये बड़ी दिक्कत उनके साथ है कि कहाँ-कहाँ, क्या-क्या करें। मोदी से लड़े कि अपने कांग्रेसियों से लड़े। और बड़ा मजाक तो ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी बैठते हैं, 10 लोग बैठते हैं, उसमें कोई फैसला करते हैं, पता लगता है कि उनका टाइपिस्ट टाइप करके वो फैसला लेके आता है और इम्प्लीमेंट करने के लिए फोन करना होता है, उससे पहले उस कागज की कॉपी बीजेपी के एक बड़े मंत्री के टेबल पे पहुंची हुई होती है। बताइए अब क्या करें। तो ये बड़ी दिलचस्प सी चीज है जी। ये तो बड़ा आपने गंभीर संकट खड़ा कर दिया कि राहुल गांधी का लेटर राहुल की टेबल पर बाद में जाता है हस्ताक्षर के लिए, उससे पहले बीजेपी के एक बड़े मंत्री की टेबल पर पहुंच जाता है। तो ये तय तो राहुल गांधी को करना पड़ेगा कि उसे कैसे रोका जाए। हम और आप तो दंस ही दंस झेलते हैं, कभी यूट्यूब का झेलते हैं, कभी सरकार का झेलते हैं, कभी किसी का झेलते हैं। तो फिलहाल आपने बड़ी महत्वपूर्ण दर्शकों को जानकारी दी है कि राहुल को अपनी कांग्रेस की भी ओवरहालिंग अभी करने की जरूरत है, और उस ओवरहालिंग को जो बार बार वो कह के जरूर सफाई नहीं कर रहे हैं, उससे उनके लिए संकट बढ़ता चला जा रहा है। उन्हीं के कुछ कतिपय सांसद राहुल गांधी को सदन में नीचा दिखाते हैं, बीजेपी के साथ उनके मुद्दों पर खड़े हो जाते हैं, उनकी वकालत करते हैं, राहुल की मुखालफत करते हैं। तो ये जो मुखालफत और वकालत का जो रिश्ता है, ये सार्वजनिक हो जाए। और जैसे अभी अखिलेश यादव के यहां से 8 विधायक गए, तो उन्होंने 3 को छोड़ा कि पहले तुम 3 मंत्री बन जाओ, फिर इन 4 को भी निकाल देंगे। ऐसे ही 2 कदम 1 कदम राहुल गांधी को भी आगे बढ़कर उठाने पड़ेंगे। और जिस दिन 1 कदम बढ़ा दिया, उसी दिन सब कुछ सेट हो जाएगा। आपको याद होगा, हरियाणा का चुनाव चल रहा था और वहां की सांसद शैलजा जी सभी टीवी चैनलों पर इंटरव्यू दे रही थी, और उनसे एक ही सवाल होता था कि मुख्यमंत्री पद की आप दावेदार हो, मुख्यमंत्री पद की आप दावेदार हो। तो वो कहती थी हमारी पार्टी में ऐसा नहीं। अरे भाई, अभी तो चुनाव ही नहीं हुआ। क्या ऐसा कोई टीवी चैनल ये पूछता है कल उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो केशव प्रसाद मौर्य जी, क्या आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो? क्या ब्रिजेश पाठक जी आप भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो? कोई टीवी चैनल पूछने की औकात और हिम्मत रखता है? नहीं रखता है। तो कांग्रेस के जो खुद स्लीपर सेल का नाम तो राहुल गांधी दे देते हैं, लेकिन उन स्लीपर सेलों के खिलाफ कैंची नहीं चलाते। कैंची चलाएंगे तभी सुधरेगी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को दी हैं। दर्शकों को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए, और हमें हौसला देने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, वीडियोस को शेयर करना चाहिए, और देखते हैं कि कितना हमें पसंद करते हो। आप सबका आभार, धन्यवाद, और संतोष सर का भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से अपील कि इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखिए, और जब वीडियो देखते हैं तो लाइक करके कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। अगर हमारी कुछ कमी है तो हमारी कमियों के बारे में भी बताइए, उसको हम सुधारने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके कमेंट से हमारा ही नहीं, हमारी पूरी टीम का हौसला बढ़ता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। तमाम दर्शकों को नमस्कार और आभार।